DMA डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर सीखा था कि कैसे आप डायनामिकली रन टाइम के अंदर मेमोरी को एलोकेट कर सकते हो अपने यूसेज के अकॉर्डिंग। जितना आपको मेमोरी चाहिए उतना आप यूज करो, जितना आपको नहीं चाहिए बाकी का वेस्ट मत करो। इससे आपका जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंट होगा, हाई स्पीड होगा और कम मेमोरी यूज करेगा। ठीक है, तो ये चीजें बहुत काम आती है जब भी कोई आप बड़ा प्रोग्राम बनाओगे जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से मेमोरी को एलोकेट करना चाहोगे। तो यहाँ पर हमने DMA के बारे में बात कर लिया था। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ और थोड़े से एडवांस टॉपिक के बारे में, जो कि है स्टोरेज क्लासेस इन सी। अब स्टोरेज क्लासेस को हम पढ़ेंगे आज, और ये क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, ये सभी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ स्टोरेज क्लासेस इन सी। स्टोरेज क्लासेस इन सी, अब ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, वो सभी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 27 अपनी फाइल बना लेता हूँ, 27 डॉट, और आज हमारी स्टोरेज क्लास डॉट सी। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको स्टैटिक वेरिएबल के बारे में भी बता दूंगा कि स्टैटिक वेरिएबल कौन सी खेत की मूली है। थोड़ी सी एडवांस वीडियो ये होने वाली है, मतलब कि अब जो हमारे टॉपिक स्टार्ट हुए हैं DMA से, मतलब कि डायनामिक से, अब सारे हमारे जो हैं टॉपिक एडवांस टॉपिक है। मतलब कि अब आपकी जो बेसिक सी है, जो कॉमन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे टोटली एडवांस टॉपिक्स के बारे में, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको ये जो बेसिक नॉलेज जो मैंने आपको पहले कराई थी, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इफ एल्स, स्विच केस, लूप, टाइप कास्टिंग, फंक्शन, रिकर्जन और पॉइंटर, स्ट्रिंग, ये अगर आपको नहीं आते हैं, एरेज वगैरह, तो ये आपको समझ नहीं आने वाले, बहुत मुश्किल होगी आपको इन टॉपिक्स को समझने में। तो पहले आप अपने बेसिक्स को क्लियर करो, फिर आप ये वीडियोस देखो। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं लगातार, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज्यादा डीप में घुसने की कोशिश मत करना, नॉर्मल जो मैं बताऊं उसको बस समझने की कोशिश करो। समझ आए तो ठीक, वरना एक दो बार दोबारा वीडियो को देखो, समझ आएगा। ठीक है, ज्यादा डीप में जाने की कोशिश मत करना। तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्टोरेज क्लासेस के बारे में। अब ये स्टोरेज क्लासेस क्यों है, किस लिए है, क्यों इनको यूज किया जाता है, कैसे ये काम करती है, वो सभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टोरेज क्लासेस किस किस टाइप की है सी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो स्टोरेज क्लासेस है, क्लासेस इन सी। ठीक है, यहाँ पर हमारी स्टोरेज क्लासेस 4 टाइप की है। ठीक है, एक है हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। ठीक है, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स एक ये क्लास है हमारी। और फिर आती है हमारी एक्सटर्नल वेरिएबल, फिर आती है हमारी स्टैटिक वेरिएबल, और फिर आती है हमारी रजिस्टर वेरिएबल। ठीक है, ये जितनी भी हमारी स्टोरेज क्लासेस हैं, ये क्यों यूज की जाती हैं और कहां पर ये यूज होती हैं। आपको पता है, जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो ना, तो इनमें से कोई एक क्लास ऑटोमेटिकली यूज हो जाती है उसके ऊपर। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम काफी सारे कीवर्ड्स भी देखेंगे, जैसे कि एक स्टैटिक कीवर्ड है उसके बारे में जानेंगे हम, एक अपना जो एक्सटर्न कीवर्ड है एक्सटर्न, उसके बारे में भी देखेंगे, और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में भी इसमें डिस्कस हो ही जाएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा कि कैसे ग्लोबल वेरिएबल काम करते हैं, क्या क्या उनका स्कोप होता है। ठीक है, तो इन सभी क्लासेस के अंदर ना हम बात करेंगे सबसे पहले स्कोप के बारे में, स्कोप, और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में, डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर, एक सेकंड, इसको ना एक काम करते हैं, सेलेक्ट कंट्रोल Z, और इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ मैं स्कोप को, और इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू को, और पेन लेके अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइफ टाइम। ठीक है, तो जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो वो इन क्लासेस के अकॉर्डिंग बनते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक, रजिस्टर। ठीक है, तो वेरिएबल्स का कुछ स्कोप होता है, जो कि मैंने आपको बता रखा है। वेरिएबल स्कोप के ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, उसके अंदर मैंने कंप्लीट आपको बता रखा है कि वेरिएबल का क्या स्कोप होता है। स्कोप का मतलब है कहां तक उस वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है और कहां पर उसको वेरिएबल को एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये है स्कोप। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब कि जब आप उस वेरिएबल को बनाओगे और उसके अंदर आप अपनी कोई वैल्यू नहीं डालोगे, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, वो होती है डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, लाइफ टाइम का मतलब है कि उस वेरिएबल की लाइफ क्या है, उस वेरिएबल की लाइफ क्या है। ठीक है, मतलब कि कब तक वो वेरिएबल जिंदा रहेगा, कब तक आप उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो। ठीक है, स्कोप और लाइफ टाइम में फर्क है, कभी आप कंफ्यूज हो। स्कोप का मतलब है कहां पर ये एक्सेस किया जा सकता है, और लाइफ टाइम का मतलब है कब तक ये एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन से टाइप की क्लास में किस वेरिएबल का क्या स्कोप होता है, क्या डिफॉल्ट वैल्यू होती है, क्या लाइफ टाइम होता है, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है ऑटोमेटिक क्लास की। ठीक है, ऑटोमेटिक क्लास की जब हम वेरिएबल बनाते हैं, जब हम इस क्लास
क्लास के वेरिएबल बनाएंगे तो हमारी जो स्कोप होगी वो लोकल होगा। क्या होगा? लोकल। लोकल इन द सेंस एक ब्लॉक ऑफ कोड, एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो आप वेरिएबल बनाओगे उसको सिर्फ उस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो होगी गार्बेज। क्या होगी? गार्बेज, मतलब कि रैंडम। क्या होगी? रैंडम। ओके, ये आप समझो जो मैंने बताया आपको। अब बात करते हैं लाइफ टाइम की। इसका जो लाइफ टाइम है वो क्या होने वाला है? टिल एंड ऑफ ब्लॉक, मतलब कि जब ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा तब तक ये जो वेरिएबल है इसको एक्सेस किया जा सकता है। जैसे ही ये ब्लॉक खत्म, इस वेरिएबल को एक्सेस उसके बाद आप नहीं कर सकते, इसकी जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, लाइफ खत्म होने का मतलब है जो मेमोरी इसने ले रखी थी उस मेमोरी को फ्री कर दिया गया है। ओके, बाद में आप इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड फंक्शन का भी हो सकता है, ये लूप का भी हो सकता है, किसी भी चीज का ब्लॉक ऑफ कोड ये हो सकता है। मतलब कि ये लोकल काम करते हैं, एक किसी अपने ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही ये रहेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, तो ये है हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल। अब ऑटोमेटिक वेरिएबल आप कैसे बनाते हो? देखो, अगर आप जैसे कि इंट बनाते हो, इंट ए, तो ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक वेरिएबल क्लास से बिलोंग करता है। आप इसके आगे सामने ऑटो लिख दो, ऑटो, तो कोई मतलब इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो जब आप कोई भी डिफॉल्ट वेरिएबल बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक वेरिएबल की क्लास से बिलोंग करता है। इसका नाम ही देख रहे हो ना, ऑटोमेटिक, मतलब कि ये ऑटोमेटिक वेरिएबल्स को इस क्लास के अंदर डाल देगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल्स के बारे में। एक्सटर्नल वेरिएबल्स के बारे में, एक्सटर्नल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है। क्या होता है? ग्लोबल। ग्लोबल इन द सेंस कि उस वेरिएबल को किसी भी फंक्शन में, वहां पर किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड में, किसी भी फंक्शन में एक्सेस किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। ओके, तो यहां पर स्कोप आपको पता चल गया। जब भी आप एक्सटर्नल वेरिएबल बनाओगे तो मतलब कि वो जो स्कोप है उसका वो ग्लोबल होगा। ठीक है, और इनका जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0। क्या होती है? 0। और लाइफ टाइम होता है इनका थ्रू आउट प्रोग्राम, मतलब कि पूरा प्रोग्राम जब तक चलेगा, जब तक पूरा प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता तब तक ये हमारा जो वेरिएबल है ये काम करेगा। ठीक है, तो ये होता है इनका लाइफ टाइम। ये आपको समझ आ गया, अच्छे तरीके से आ भी गया होगा, आपको समझिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में। अब कुछ एक बार मैं एक्सटर्नल की वेरिएबल्स के बारे में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, जो एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं ना, वे हमेशा फंक्शंस के बाहर बनाने चाहिए, फंक्शन के अंदर नहीं बनाना चाहिए। जब भी आप फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक वेरिएबल क्लास का वेरिएबल बनेगा। ठीक है, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जब आप फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल बनाओगे तो वहां पर वो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल वेरिएबल्स क्लास का वेरिएबल बनेगा। ओके, तो ये मैंने आपको बताना था, ये मैंने आपको बता दिया है। अब ग्लोबल वेरिएबल कम बनाओ, मतलब कि जब आपको लगे कि हाँ अब इसकी जरूरत है ग्लोबल में, सिर्फ उसी को बनाओ। एक्स्ट्रा ग्लोबल वेरिएबल्स आपको नहीं बनाने चाहिए क्योंकि ये थ्रू आउट द प्रोग्राम चलते हैं और जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होता ये मेमोरी को कैप्चर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा इन चीजों के बारे में। और एक और चीज आपको बतानी थी मेरे को, एक्सटर्न कीवर्ड के बारे में मेरे को अब बताना है आपको। ठीक है, अब जब भी कोई आप वेरिएबल बनाते हो, जैसे कि अब आप लिखोगे एक्सटर्न, एक्सटर्न आप लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे इंटीजर बी। मान लो आपने बी वेरिएबल बनाया। एक्सटर्न का मतलब पता क्या है? एक्सटर्न का मतलब है कि आपने इसकी जो बी बनाया ना, ये जो आपने बी बनाया है, आपने इसको बना तो दिया है, आपने इसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, आपने इसको क्या कर दिया है? डिक्लेरेशन, मतलब कि आपने इसकी डिक्लेरेशन तो कर दिया है लेकिन इसकी डेफिनेशन नहीं दी है। डेफिनेशन और डिक्लेरेशन मैंने आपको फंक्शन में बताया था। डिक्लेरेशन का मतलब है उसको बस बता देना कि हाँ बी नाम का वेरिएबल होगा। ठीक है, डेफिनेशन का मतलब है उसको डिफाइन कर देना, उसकी वैल्यू दे देना। ठीक है, जैसे कि डिक्लेरेशन में क्या होता है आपका, डिक्लेरेशन में एक फर्क है कि इसमें स्टोरेज यूज नहीं होती, इसमें स्टोरेज यूज नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जब आप डेफिनेशन कर दोगे इसमें डिक्लेरेशन तो होगी ही, साथ में डिक्लेरेशन तो होगी पर स्टोरेज भी यूज होगी, स्टोरेज भी यूज होगी, इसमें स्टोरेज यूज नहीं होती है, ध्यान रखना। और जब अगर आप एक्सटर्न कीवर्ड को नहीं लगाओगे ना तो ये ऑटोमेटिकली गार्बेज वैल्यू या फिर 0 जो भी जहां पर भी आपने ये वेरिएबल बनाया उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे ही आपने एक्सटर्न कीवर्ड लगाया तो इसकी वैल्यू जो है वो अभी इनिशियलाइज नहीं हुई है। बी नाम के वेरिएबल ने अभी जो है वो स्टोरेज नहीं ली है, अभी तक रैम में इसने स्टोरेज नहीं ली है। अब किसी भी अदर फाइल के अंदर, जैसे कि अगर आप इंक्लूड करते हो या फिर किसी और आप क्या कहते हैं उसको, किसी फंक्शन के अंदर अगर आप लिख दो b इक्वल टू 44 या फिर कुछ भी ऐसा, तो तब इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिक्लेयर होगी। ये जो वेरिएबल है ये स्पेस लेगा, ये स्पेस लेगा। ये समझ आ गया आपको? बस इतना ही था एक्सटर्न कीवर्ड का मतलब, मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगा। और ये एक्सटर्न कीवर्ड एक्सटर्नल वेरिएबल्स में ज्यादातर यूज होता है, मतलब कि एक्सटर्नल वेरिएबल क्लास का वेरिएबल बनाने के लिए आप एक्सटर्न कीवर्ड का यूज कर सकते हो मेनली। ओके, तो फोकस करते हैं अब
हम नेक्स्ट क्लास पर, जो कि है हमारी स्टैटिक वेरिएबल की क्लास। इसका जो स्कोप है वो लोकल है, ठीक है। अब इसमें देखना कितना तगड़ा सिस्टम है स्टैटिक वेरिएबल का। इसका जो स्कोप है वो लोकल है, ठीक है, पर जो इसका लाइफ टाइम है ना वो थ्रू आउट द प्रोग्राम है, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम है। बेशक वो ब्लॉक बंद हो जाएगा, पर ये जो वेरिएबल है जिंदा रहेगा पूरे प्रोग्राम तक, पूरे प्रोग्राम तक ये वेरिएबल जिंदा रहेगा। किसी फंक्शन में आपने कोई स्टैटिक वेरिएबल अगर बना दिया है ना, तो पूरे प्रोग्राम तक वो स्टैटिक वेरिएबल बना रहेगा। उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, छेड़ सकते हो, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो चेंज करने के लिए आपको उसी फंक्शन को दोबारा से कॉल करना पड़ेगा। उसी फंक्शन के थ्रू आप उस वेरिएबल को छेड़ सकते हो, पर बाहर इस वैल्यू को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। मतलब कि डायरेक्ट आप बाहर उस वेरिएबल का नाम लिख के इस टाइप से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। है तो लोकल, पर थ्रू आउट द प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, थ्रू आउट प्रोग्राम ये चलेगा। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी भी क्या होगी, 0 होती है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी भी 0 होती है। और ये वेरिएबल आप बना सकते हो स्टैटिक वर्ड का, मतलब स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके। अब बारी आती है रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर स्टैटिक वेरिएबल भी आपको उतने बनाने चाहिए जितने आपके यूज हो, क्योंकि ये भी थ्रू आउट द प्रोग्राम रहते हैं। जो भी वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम रहते हैं उन वेरिएबल्स को आपको कम बनाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यूज जहां पर हो, जहां पर जरूरी हो वहीं पर आप इसका यूज करें, वरना एक्स्ट्रा आप इसका यूज ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो मैं आपको बताता जा रहा हूं ना, अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, ठीक है। जो मैं आपको बताऊं वो आप नोट करके रखो, ताकि बाद में अगर आपको प्रॉब्लम आए तो वहां पर आ जाके आप देख सको, ठीक है। बाकी जो कोड है वो आपको प्रोवाइड मैं करवा दूंगा। जैसे अभी कुछ पुरानी जो अपनी सी की वीडियोज है उनमें अभी तक करंटली जो आज तारीख है जिस दिन ये वीडियो अपलोड होएगी तब तक तो शायद करंटली वहां पर जो है पुराना जो अपना कोड है जो मैं हर ट्यूटोरियल के अंदर कराता हूं वो मैंने प्रोवाइड अभी तक नहीं करवाया है। लेकिन जब तक ये वीडियो अपलोड होगी आपके पास जो मैंने नोट्स बनवाए थे स्टार्टिंग में वो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो कोड मैंने यहाँ पर बनाया है, लिखा है आपके लिए, वे सारी की सारी फाइल्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्टर वेरिएबल क्लास के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो रजिस्टर वेरिएबल क्लास को हम तब यूज करना पसंद करेंगे जब हमको कोई वेरिएबल बार बार यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, तो उसको फास्ट एक्सेस करने के लिए, फास्ट एक्सेस करने के लिए हम उसको रजिस्टर्स में सेव करवा देंगे, रजिस्टर्स, ठीक है, रजिस्टर्स में सेव करवा देंगे हम उसको, ताकि हम उसको फास्टली एक्सेस कर सके। सॉरी, हम नहीं, सीपीयू उसको फास्टली एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि रजिस्टर जो है सीपीयू के बहुत क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। रैम से एक्सेस करने में टाइम लगता है सीपीयू को, लेकिन रजिस्टर से एक्सेस करने में किसी वेरिएबल को, डेटा को बहुत कम टाइम लगता है। तो रजिस्टर वेरिएबल सिर्फ उन्हीं को बनाया जाए जिनमें आपको जरूरत हो, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं वेरिएबल्स, उनको रजिस्टर वेरिएबल बना दो, ठीक है। लेकिन जब आप रजिस्टर वेरिएबल बनाओगे ना तो पक्का नहीं है कि वो रजिस्टर वेरिएबल बनेगा या वो नहीं बनेगा, ठीक है। जो इसका स्कोप होता है वो लोकल होता है। अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो गार्बेज होती है, और जो इसका जो क्या कहते हैं उसका जो लाइफ टाइम होता है वो होता है टिल एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। जब तक ब्लॉक का एंड नहीं होता तब तक ये जो वेरिएबल है ये इसकी जो लाइफ है रहेगी, ठीक है, गार्बेज वैल्यू होगी। लेकिन जब आप रजिस्टर वेरिएबल बनाओगे ना तो वहां पे कुछ चांसेस होते हैं कि क्या पता रजिस्टर में पहले से कुछ वैल्यू हो, किसी प्रोग्राम ने वहां पर वैल्यू ले रखी हो, किसी रजिस्टर को ऑक्यूपाई कर रखा हो। अब आपके पास अभी रजिस्टर में स्पेस नहीं है तो वहां पर क्या किया जाएगा, तो उस समय आपको ऑटोमेटिक वेरिएबल्स बना के दे दिया जाएगा, ऑटोमेटिक वेरिएबल क्लास का वेरिएबल बना के दे दिया जाएगा। रजिस्टर वेरिएबल वहां पर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपको एरर हैंडलिंग की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस रजिस्टर कीवर्ड का यूज करना है, REGISTER, इस कीवर्ड का यूज करना है आपको, और बाद में आप लिखोगे इंट ABCD, जो भी आपको बनाना है आप ऐसे वेरिएबल बना सकते हो। अगर रजिस्टर में स्पेस है उस वेरिएबल को बनाने जितना, ठीक है, तो वो वेरिएबल बन जाएगा, वरना वो नहीं बनेगा। वो ऑटोमेटिकली इस क्लास का वेरिएबल बन जाएगा, रजिस्टर क्लास का वो नहीं बनेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब मैंने आपको जो मोस्ट थ्योरेटिकल पार्ट था वो बता दिया है, अब इसी को प्रैक्टिकल में आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फटाफट से मेन फंक्शन। अपना मेन फंक्शन लिखने के बाद आपको मेरे को क्या बताना है, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि ऑटोमेटिक वेरिएबल आप कैसे बनाते हो। जो आपके नॉर्मल वेरिएबल्स मैंने आपको बताए थे, जो मैं आज तक बनाता आया हूं ना, नॉर्मल वेरिएबल्स, वे ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, ठीक है, वे ऑटोमेटिक वेरिएबल्स क्लास के वेरिएबल होते हैं। जैसे मैं लिखता हूं इंट a, तो ये ऑटोमेटिक वेरिएबल क्लास का वेरिएबल है, ठीक है। इसके आगे आप ऑटो लिख दोगे तो बात सेम होगी, ठीक है, तो बात सेम ही रहेगी। अब बात करते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल के बारे में। देखो एक्सटर्नल वेरिएबल का मतलब है कि जहां पर आप वेरिएबल
वेरिएबल तो बनाओ। देखो मैं अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ fun1 के नाम से, जो कि मैं वॉइड बनाना चाह रहा हूँ अभी के लिए। वॉइड बना लो या कैसा ही फंक्शन बना लो, फंक्शन बनाना आना चाहिए, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए रिटर्न कर सकता है या नहीं कर सकता है, रिटर्न करवाना है या नहीं कर, वो आपकी चॉइस होती है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। मैं बस आपको समझा रहा हूँ। तो मैं सिंपली एक वॉइड फंक्शन यहाँ पर बना लेता हूँ। और मैंने ऊपर क्यों बनाया, क्योंकि मैं डिक्लेरेशन नहीं देना चाहता, मैं साथ के साथ डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक साथ देना चाहता हूँ। तो मैंने ये फंक्शन ऊपर बना लिया है। अगर आप ये फंक्शन नीचे बनाते तो ऊपर आपको पहले डिक्लेरेशन देनी पड़ती, फिर नीचे आपको डिक्लेरेशन डेफिनेशन दोनों चीज देनी पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं इस फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन जो है हमने बनाया है, ये एक वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। जैसे कि मैं अगर किसी वेरिएबल को प्रिंट करना चाहूँ, मान लो एक टी वेरिएबल है, उसको मैं प्रिंट करवाना है इस फंक्शन के अंदर, प्रिंट करवाऊंगा प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं %d लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा t इक्वल टू %d, और उसके बाद में \n लगा देता हूँ यहाँ पर \n, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ t। ओके, यहाँ पर मैंने ये वेरिएबल का यूज कर लिया है, सेमीकोलन लगाएंगे। अब ये t वेरिएबल है, जब भी मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं मेन के अंदर t वेरिएबल बनाता हूँ तो यहाँ पे कोई वैल्यू, यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा। बेशक मैं इसको कॉल कर दूं या कुछ भी कर दूं, मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। मैं इस t को एक्सेस, t जो है ये एक तरीके से वेरिएबल बना ही नहीं है अब तक। ठीक है, बना ही नहीं है अब तक। तो यहाँ पे मैं अगर इसको रन करता हूं तो यहाँ पे एरर आएगा, पर्टिकुलर यहाँ पे एरर आएगा कि t नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। अगर मैं इस t वेरिएबल को फंक्शन के बाहर बनाता हूं, अगर मैं इस t वेरिएबल को फंक्शन के बाहर बनाऊं और इसकी वैल्यू दे दूं यहाँ पर 9, तो क्या होगा आपके हिसाब से बताओ। देखो मैं इसको रन करता हूं तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने t की वैल्यू फंक्शन के बाहर ये वेरिएबल बनाया, तब भी मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने ये इसके ऊपर नहीं बनाया। ठीक है, अब मैं इस वेरिएबल को क्या एक्सेस कर सकता हूं? आपको क्या लग रहा है, कर सकता हूं या नहीं, वो आप मेरे को बताओगे। बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि मैं अब जो मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने फंक्शन का नाम यहाँ पे गलत लिख दिया। यहाँ पे ये fun1 है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये जो फंक्शन है ये रन हो गया और t की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर अगर मैं इसको नीचे रखता हूँ और अब अगर मैं इसको रन करूं तो हमारे पास 9 वैल्यू आ चुकी है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर ये हमारा बन गया एक्सटर्नल वेरिएबल। क्या बन गया? एक्सटर्नल वेरिएबल, क्लास का वेरिएबल बन गया। इसको हम कहीं पे पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे t इक्वल टू मैं 99 कर देता हूँ और फिर बाद में इसके बाद मैं fun1 को कॉल करूँ। फन क्या करता है, fun1 हमारा प्रिंट कर रहा है t को। तो अब मैं इसको रन करता हूँ अगर, तो ऑटोमेटिकली अपने आप t की वैल्यू 99 हो जाएगी। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, t की वैल्यू 9 रखी है। पहले मैंने fun1 को कॉल किया, fun1 नाम के फंक्शन ने प्रिंट कर दिया t को। उसके बाद t की वैल्यू मैंने 99 कर दी, फिर इसने t को प्रिंट कर दिया। पहले t की वैल्यू 9 प्रिंट हुई, फिर 99 प्रिंट हुई। इसका मतलब आप इस वेरिएबल को, एक्सटर्नल वेरिएबल्स को कहीं से भी किसी भी फंक्शन से चेंज कर सकते हो इजीली। ओके, तो ये आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे ग्लोबल वेरिएबल काम करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल वैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने आपको फिर से बता दिया है वो। अब स्टैटिक वेरिएबल की बात कर लेते हैं एक बार, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल से पहले मैं आपको एक्सटर्न के बारे में बता देता हूं एक बार। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, पर मैं इसके अंदर वैल्यू नहीं देना चाहता, मैं देना चाहता हूं वैल्यू बाहर एक दूसरी जगह पर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा int t इक्वल टू 88। मैंने क्या किया, int t इक्वल टू 88 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। अब क्या होगा, देखो रन कर रहा है मैंने, तो यहाँ पे रैंडम वैल्यू आई है, गार्बेज वैल्यू आई है, क्योंकि यहाँ पर एक इसका खुद का t है, तो ये बाहर वाले ग्लोबल वाले t को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक्सटर्न EXTERN तो क्या होगा? अब देखते हैं रन करके प्रोग्राम, अब आपको पता चलेगा कि क्या होगा। यहाँ पर आया है, पहले तो आया T88, फिर आया है T99। इसका मतलब ये है कि आपने इसके अंदर एक वेरिएबल बना दिया है। ठीक है, आप इस वेरिएबल को यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, आप मान रहे हो कि इसकी वैल्यू आपको कहीं बाहर से मिलेगी, ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ये ऑटोमेटिकली टी नाम के वेरिएबल को उठा लेगा जो भी ग्लोबल में रखा होगा। इसका फायदा होता है कहां पर, देखो मैं अभी आपको दिखाता हूं। एक मैं फाइल बनाऊं यहाँ पर temp.c के नाम से, और इसके अंदर मैं इस वाले फंक्शन को डाल देता हूं, कट करता हूं और मैंने इसके अंदर ये फंक्शन डाल दिया है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ #include हमारा include और stdio.h। ठीक है, बाकी जरूरत नहीं थी इसको लिखने की। अब मैं इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ। देखो हैशटैग अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंक्लूड और यहाँ पे मैं डबल कोट्स लगाऊं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ temp.c। अब इस इंक्लूड का मतलब क्या है? इस इंक्लूड का मतलब ये है कि इसके अंदर जो डेटा है, जो फाइल के अंदर जो फंक्शंस हैं, जो भी, वो सारे के सारे इसके अंदर भी आ जाएंगे। देखो fun1 अब मैं कॉल कर
सकता हूँ, ये ऑटोमेटिकली इस फाइल के अंदर से fun1 को उठा लेगा। अब देखो इसके अंदर मैंने t नाम का वेरिएबल बना रखा है, पर इसकी वैल्यू नहीं दे रखी। मैं चाहता हूं कि कोई भी बाहर वेरिएबल कोई बनाएगा तो ऑटोमेटिकली वो वहां पर उठा लेगा, ऑटोमेटिकली वो वहां पर उठा लेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर इसको रन करता हूं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 88 89 उठा लिया, बिल्कुल उठा लिया। अब बाई चांस मैं यहां से इसको हटा दूं तो क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होगा? अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो हमारे पास एरर आया कि ये टी क्या है। अब मैं इसको इंट टी बना देता हूं और अब मैं इसको यहाँ पर 1 सेकंड ऊपर रखता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ। अब भी हमारे पास एरर आया। इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल कीवर्ड है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल वेरिएबल्स पर ही काम करेगा। जो बाहर आपने बना रखे होंगे तभी आप उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? समझ आ गया होगा आपको जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक्सटर्नल कीवर्ड जब भी आप किसी पे लगा दोगे तो इसका मतलब है इस फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल का यूज किया जा रहा है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर इस मतलब की वेरिएबल को स्टोरेज अभी तक नहीं दी गई है जब तक आप इसको एक्सटर्नली कहीं पर बाहर इसको सेटअप नहीं कर देते हो। समझ आया? तो ये आपको समझ आ गया है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ वापिस से और इस टेम्प सी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं फंक्शन को और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको एक कोड में मिल सके। और यहाँ पर इसको अनकमेंट करके इस फंक्शन का नाम चेंज कर सकता हूँ fun2। फंक्शन 2 से मैंने एक फंक्शन बना लिया है। इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक स्टैटिक वेरिएबल। क्या बनाऊंगा? एक स्टैटिक वेरिएबल बनाऊंगा और इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा। देखो अब एक स्टैटिक वेरिएबल बनाऊंगा मैं static स्टैटिक इंट बनाता हूँ और इसकी मैं जो नाम देता हूँ इसका वो देता हूँ st। ठीक है, st नाम का एक मैंने वेरिएबल बना दिया है। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू है वो 0 होगी, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। और मैं चाहता हूँ कि जब प्रिंट हो तो उसके बाद जो st है वो प्लस प्लस हो जाए, वो प्लस प्लस मतलब कि उसमें एक प्लस हो जाए। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर डाल सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, आपके फंक्शन के अकॉर्डिंगली या फिर जो आप फंक्शन के अंदर एट्रीब्यूट दो उसके अकॉर्डिंगली, जो आपकी मर्जी हो वो आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। अभी मैं आपको इतना बताता हूँ कि स्टैटिक वेरिएबल क्या वेरिएबल है। एक वेरिएबल बनेगा जो कि सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर काम करेगा, जो कि सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर काम करेगा, बाहर आप इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन ये वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम चलेगा, पूरे प्रोग्राम तक इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। देखो रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ fun2 को कॉल करता हूँ तो देखना यहाँ पे क्या होगा। सेमीकोलन लगा देते हैं एक बार। प्रोग्राम में बग्स आ रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ भूल जा रहे हैं हम लगाना, सेमीकोलन वगैरह वगैरह जो भी है। और यहाँ पर टी को मैंने यहाँ पर कर लिया, यहाँ पे मेरे को st लिखना था। सेव करते हैं, इसको रन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है। जो st की वैल्यू हमारी आ गई 0। क्या आ गई हमारी 0। अब मैं इसको 2-3 बार कॉल कर दूंगा ना तो अब देखना क्या होगा। अब आप इसकी वैल्यू देखना क्या आएगी, 0 1 2 3 4। अब ये कैसे आ गई भाई? अरे हमने तो एक वेरिएबल ही तो बनाया है। तो स्टैटिक का मतलब है इस वेरिएबल को बना के रख दो। और जो स्टैटिक वेरिएबल बनता है ना, ये मैंने आपको अभी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको वो बताया था कि कौन सी जो मेमोरी होती है सी के अंदर, जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं कुछ वे अलग जगह स्टोर होते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल जो बना है वो इस वाले एरिया के अंदर, मतलब स्टैटिक वाले सेगमेंट में सेव होगा, जो कि हमारे डेटा सेगमेंट है। ठीक है, इसको डेटा सेगमेंट भी बोलते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर वो स्टोर होगा और इसके अंदर जब भी आप इसको एक्सेस करोगे सिर्फ उसी फंक्शन से ये एक्सेस कर पाओगे और इसको आप इजीली एक्सेस कर लोगे। इसकी वैल्यू जो है वो जो आप चेंज करोगे वो वही रहेगी ऑटोमेटिकली। मतलब कि स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0 थी। ठीक है, हमने इसको प्रिंट करवा दिया, फिर हमने इसकी वैल्यू जो है प्लस कर दी है। ठीक है, प्लस कर दी, बाहर हम इसको एक्सेस कर नहीं सकते, फिर से हमने उसी फंक्शन को कॉल किया, सेम उसी फंक्शन को हमने कॉल किया तो दोबारा नहीं बनाएगा ये वेरिएबल, उसी वेरिएबल को ले लेगा, उसी वेरिएबल को उठा के ले आएगा बाहर से कि भैया उसको उठा के लाओ और उसको प्रिंट करो। उसको क्या करो? प्रिंट करो। ठीक है, उसको वेरिएबल को उठा के लाएगा, उसको प्रिंट करेगा और फिर उसमें एक प्लस कर देगा। अब उसकी वैल्यू 2 हो गई और वो तो डिलीट नहीं हुआ ना वेरिएबल, क्योंकि वो स्टैटिक वाली जगह पे सेव हुआ है। ठीक है, अगर वो स्टैटिक वाली जगह पे सेव नहीं होता, इसका खुद फंक्शन का एक अपना ऑटोमेटिक या फिर इस टाइप का ऑटोमेटिक वेरिएबल होता, रजिस्टर वेरिएबल होता, तो वो इस फंक्शन तक की उसकी लिमिट होती, लाइफ टाइम इतना ही रहता। तो ये मैंने आपको बता दिया। रजिस्टर भी आपको मैंने बता दिया, रजिस्टर वेरिएबल भी सेम काम करना है, बस आपको जैसे स्टैटिक लिखा है उसकी जगह रजिस्टर लिखना है। पर रजिस्टर वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है वो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही रहता है, मतलब कि जो ब्लॉक ऑफ कोड आपने बनाया उसके अंदर ही रहेगा आपका वो। और जो रजिस्टर वाला जो सिस्टम है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर रजिस्टर में मेमोरी है तभी आपको मिलेगी, वरना वो ऑटोमेटिकली इस क्लास का वेरिएबल बन जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी सीखना चाहता हो। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।